हाँ, मैं ही वो किलर हूँ जिसने उन दोनों महिलाओं की हत्या करी। मैंने सेक्स के लिए कहा तो उसने मुझे गाली देकर मना कर दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने दोनों का कत्ल कर दिया। तीसरी भी अगर ऐसा ही करती तो उसे भी मार देता। ये कबूलनामा था उस सीरियल किलर का जिसने पुलिस और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने दो महिलाओं के सेक्स के लिए हत्या करने की बात को कबूल किया था। ये एक ऐसा किलर था जिसने दो कत्ल के बाद तीसरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर इससे पहले कि ये कत्ल को अंजाम दे पाता पुलिस के हाथ इस कातिल के गिरेबान तक जा पहुंचे। ये एक ऐसा खतरनाक कातिल था जिसे पकड़ने में पुलिस को 4 साल लग गए। तो आज बात करेंगे इसी सीरियल किलर के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ये पकड़ा गया, कैसे ये कत्ल को अंजाम देता था, पुलिस को कैसे इसके बारे में पता चला, सीरियल किलर कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, क्यों महिलाएं टारगेट होती थीं और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया। मगर इस केस में एक चौंकाने वाली बात भी आपको बताएंगे, मगर वो वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगी। इसलिए आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और आज इस वीडियो में गुजरात के वलसाड से पकड़े गए सीरियल किलर के बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। आपको जो भी कहना है कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में फिर आपके उन सवालों पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप तो बात करते हैं दो केस के बारे में। पहला 35 साल के अनुपम बाई और दूसरा 56 साल की गौरी बाई की हत्या के बारे में, जिनकी हत्या की थी इस सीरियल किलर ने। तो पहले बात पहले केस की, यानी 35 साल की अनुपम बाई के कत्ल के बारे में। शुक्रवार 29 मई 2020 को रामायण पटेल ने लवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भतीजी अनुपम बाई, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी लाश भालूकोना गांव के पास महानदी किनारे पेड़ पर लटकी हुई मिली है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के देखा कि महिला के कपड़े बिखरे हुए थे और सिर पर एक गंभीर चोट का निशान था। इस केस में पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चल सके कि आखिर कातिल है कौन। मामला जो है पुलिस तफ्तीश करी पुलिस ने, लेकिन मामला आखिर में ठंडे बस्ते में चला गया। मगर इस घटना के 3 साल के बाद एक और वारदात हुई। उसी गांव के पास 13 मार्च 2023 को दूसरा कत्ल होता है। गांव के ही किशन यादव ने लवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के पनखट्टी तालाब के पास गौरी बाई, जिसकी उम्र 56 साल है, उसकी लाश मिली है। पुलिस जब स्पॉट पर पहुंची, मौका वारदात पर पहुंची, तो पाया कि महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। लाश खून से लथपथ थी और घसीटने के निशान मिले। पास ही लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा भी बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के भालूकोना गांव में दोनों हत्याएं गांव के आउटर में हुई थी। मर्डर पैटर्न भी एक ही तरह का था, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। दरअसल तेजराम गांव में ही अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा था। उसी वक्त उसने नशे में अपने साथ बैठे लोगों को इशारे से ये बताया कि उसे महिलाओं के साथ संबंध बनाने का शौक है और सेक्स की डिमांड पूरी नहीं होने पर उसी ने दोनों महिलाओं की हत्या की। ये बात कातिल ने नशे की हालत में अपने शराबी दोस्तों को बता दी थी। इसके बाद मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिलती है। जानकारी मिलने के बाद ये तो पता चल गया था कि मर्डर करने वाला सीरियल किलर तेजराम ही है, लेकिन आरोपी से जानकारी निकालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। 12 बार पुलिस तेजराम को पकड़कर थाने लेकर आई, लेकिन हर बार वो इशारों से बोलकर और ना सुन पाने की वजह से पुलिस को गुमराह करता रहा। इस तरह तेजराम पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। 12 बार पुलिस ने उसे थाने बुलाया, फिर भी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था और उससे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उसे अब पकड़ नहीं पाएगी। पुलिस भी उसे कुछ उगलवा नहीं पा रही थी। पुलिस अब तक ये मानकर चल रही थी कि तेजराम बोल और सुन नहीं सकता है। ऐसे में उससे पूछताछ करना काफ़ी परेशानी भरा और मुश्किल साबित हो रहा था। इसलिए पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली और रायपुर से एक्सपर्ट राकेश सिंह ठाकुर जो है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, उनको बुलाया। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि तेजराम जो है बोल सुन नहीं सकता है, इसलिए पूछताछ के लिए जब भी थाने लेकर आती पुलिस उसे कई बातें पुलिस वाले और उसके सामने करते थे, जिसे सुनकर हर बार वो चकमा दे रहा था और ना सुन पाने की एक्टिंग करते हुए गुमराह करता रहा। बार बार पुलिस को चकमा देने की वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने भी वो नहीं सुन पाने की ही एक्टिंग करता रहा। लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा गया तब उसने ये कबूला कि वो सब सुन सकता है, देख सकता है और वो सिर्फ पुलिस को चकमा दे रहा था। वीडियो रिकॉर्डिंग कर एक्सप्रेशन देखे गए
और साइकोलॉजिकल तरीके से इस केस को सुलझाया गया। झूठ पकड़े जाने के बाद तेजराम का कॉन्फिडेंस कम हो गया था, जबकि पुलिस अब उससे और उसके किए गए गुनाह की पूछताछ करना चाहती थी। तेजराम के बारे में पुलिस को ये पता था कि वो पढ़ लिख नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने मरने वाली महिलाओं के नाम लिखे गए, वैसे ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फौरन बदल गया, जिसे देखकर एक्सपर्ट ने बताया कि तेजराम में सुनने की क्षमता तो है ही, साथ ही वो कम से कम मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी करा हुआ है, क्योंकि जैसे ही नाम उसके सामने लिख कर रखे गए, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फौरन बदल चुका था। क्योंकि मरहूम महिलाओं के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी लिखे गए जिनकी पहचान केवल मिडिल स्कूल तक पढ़ाई किया हुआ शख्स ही पहचान सकता था। सवाल जवाब से लेकर तेजराम के फेस एक्सप्रेशन की भी वीडियोग्राफी कराई गई, ताकि कोर्ट में पुलिस सबूतों के साथ उससे पेश कर सके और ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से छूट ना पाए। बहरहाल, पहले केस के बारे में अगर बात करें तो महिला अपने पति को छोड़कर गांव के ही आउटर में अपनी मां के साथ रहती थी। केस फाइल में इस बात का जिक्र है कि महिला और तेजराम के बीच पहले से ही अवैध संबंध थे। एक बार महिला प्रेग्नेंट भी हुई थी और फिर बदनामी के डर से परिवार वालों ने उसका अबॉर्शन करा दिया था। इस घटना के बाद से ही उसने तेजराम से मिलना बंद कर दिया था, परेशान होकर, क्योंकि तेजराम के अंदर सेक्स की बहुत ज़्यादा हवस थी, उसे सेक्स करने की बहुत ज़्यादा लत थी। इसी चीज़ से परेशान होकर तेजराम महिला का पीछा करता था। 29 मई 2020 को भी गांव के आउटर में महिला को अकेले पाकर उसने महिला से संबंध बनाने की बात कही। जब महिला ने मना किया, उसे गाली देकर धक्का दिया, तब गुस्से में आकर तेजराम ने उसका कत्ल कर दिया। मामले की पड़ताल के लिए पुलिस तेजराम को घटनास्थल पर ले गई। तब उसने इशारे से पुलिस को बताया कि उसने सिर पर मोटी लकड़ी मारकर कत्ल किया और कपड़ा लाकर उसकी लाश पेड़ से लटका दी, ताकि किसी को शक ना हो। कत्ल की वजह तेजराम ने सेक्स की डिमांड को ही बताया। अब दूसरे केस के अगर बारे में बात करें, यानी कि अनुपम बाई की हत्या करने के बारे में बात की जाए, तो अनुपम बाई की हत्या करने के बाद जब पुलिस तेजराम को नहीं पकड़ पाई, तब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ऐसे में वो गांव की ऐसी महिलाओं की तलाश में जुट गया जो अकेली हों। इसलिए 13 मार्च 2023 को विधवा गौरी बाई के पास अचानक पहुंचकर सेक्स की डिमांड करने लगा, लेकिन गौरी ने मना करते हुए उसे वहां से भगाने की कोशिश की, जिसके बाद पहले उसने गौरी को पकड़कर उसका गला दबाया, फिर पास बड़े पत्थर से उसने गौरी का सिर कुचलकर उसका कत्ल कर दिया। पहला गुनाह कबूल करने के बाद दूसरे घटनास्थल पर पुलिस जैसे ही उसे ले जाती है, तेजराम पुलिस को तालाब की ओर ले गया और बताया कि महिला को मारने के बाद पत्थर उसने इसी तालाब में फेंका था। आरोपी ने जो जगह बताई पुलिस को, उसी जगह पर वो बड़ा सा पत्थर भी मिल गया था। अब दोनों कत्ल का खुलासा होने के बाद पुलिस उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए जैसे ही ये खुलासे हुए, और फिर किसी साइको किलर की तरह पुलिस के सामने इशारे से बार बार ये दावा करता रहा कि दोनों खून उसी ने किए हैं। ये सारी चीज़ें जब पुलिस साइकोलॉजिकल तरीके से केस को हैंडल कर रही थी तो अलग ही तरीके से आता, लेकिन जब पूरी मदद ली गई तो ये केस पूरा का पूरा खुलता चला गया। बोल नहीं पाने की वजह से बचपन से ही आरोपी तेजराम पटेल का लोग मजाक उड़ाया करते थे। शादी की उम्र होने के बाद भी कोई लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में तेजराम ने विधवा या अकेली रहने वाली महिलाओं को ही टारगेट करना शुरू किया। जब तक महिला से उसकी सेक्स डिमांड पूरी होती तब तक वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, मगर जिस दिन महिला इनकार कर देती तो इनकार करने पर मर्डर कर देता था। पुलिस से हुई पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस वक्त गांव की एक और विधवा महिला उसकी तीसरी टारगेट थी। अगर वो भी सेक्स से इनकार करती तो उसकी भी मौत पक्की थी। हालांकि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से मामला सुलझाकर पुलिस ने तीसरी मौत होने से पहले ही कातिल को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। मगर अब बात करते हैं आपसे गुजरात के वलसाड से पकड़े गए सीरियल किलर के बारे में। दरअसल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लंगड़ा कर चलते इस शख्स को ढूंढने के लिए गुजरात को करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें, 10 अलग अलग पुलिस की टीमें, 4 राज्यों की पुलिस और देश भर के जेलों में बंद कैदियों की लंबी चौड़ी लिस्ट खंगालनी पड़ी थी गुजरात पुलिस को। दरअसल ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये वो कातिल है जो अलग अलग ट्रेनों के सिर्फ उन्हीं कोच या डिब्बों में बैठी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो कोच या डिब्बे दिव्यांगों के लिए रिजर्व होते थे। ये शायद देश का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसने
चलती ट्रेन में खुद के लंगड़ा कर चलने की वजह से ऐसा 4 महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर फिर उनका कत्ल किया जो इसकी जैसी थी। सिवाय एक कत्ल के ये गुजरात के वलसाड जिले का उदवाड़ा रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर इस वक्त पुलिस की ये भारी भरकम टीम उसी कातिल को लेकर मौका वारदात का मुआयना कर रही है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर को। इसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब कॉलेज में सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट का घर था। रोज़ाना कॉलेज आने जाने का उसका रूट यही था, क्योंकि घर जो था रेलवे फाटक से करीब था, तो वो स्टेशन के किनारे रेलवे ट्रैक से होकर ही घर आती जाती थी। लेकिन 14 नवंबर को रोज़ाना की तरह तय वक्त पर जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों को फिक्र हुई, क्योंकि कॉलेज से घर का जो रूट था घर वालों जो है उससे वाकिफ थे। इसलिए परेशान घर वाले उसी रूट पर उसकी तलाश शुरू करते हैं। तलाश करते हुए जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से करीब 100 मीटर दूर पहुंचे, उन्हें वहाँ एक लड़की की लाश नजर आई। वो वही थी जो उनकी बेटी थी। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। मौके पर लड़की की लाश की हालत देखते ही अंदाजा हो जाता है कि कत्ल से पहले इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। मौके पर लड़की की लाश और उसके बैग के अलावा पुलिस को 2 अजीब चीजें मिलती हैं, एक सफेद स्वेटशर्ट और दूसरा एक बैकपैक। बैकपैक के अंदर 3 जर्सी और 2 हाफ पैंट के अलावा मोबाइल चार्जर था। बैकपैक और उसमें रखे सामान को देखते हुए यह अंदाजा हो चुका था कि कातिल जो भी है वो लोकल नहीं है, बल्कि वो शहर में या तो नया आया था या फिर वारदात के बाद उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर भाग गया होगा। पुलिस की जांच के सेंटर में अब यही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन था, लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब पता चला कि स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जो पब्लिक प्लेस है और वहां पे कैमरा नहीं है। बहरहाल अब ऐसे में कैसे पता चल पाए कि कातिल यहां से कब और किस ट्रेन में बैठकर किधर गया है। बिना किसी क्लू के कातिल को ढूंढना मुश्किल था, पर गुजरात पुलिस को इतना यकीन तो था कि वारदात के बाद वो शातिर ट्रेन से ही यहां से भागा है और वारदात से पहले वो किसी ट्रेन से ही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा था। बस इसी यकीन के चलते और इसी एक हिंट के चलते अब पुलिस ने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पीछे और आगे के हर एक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। आनन फानन में इसके लिए 10 टीमें बनाई गईं। हर टीम को उदवाड़ा के आगे और पहले के तमाम स्टेशनों पर लगे कैमरे को खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोशिश रंग लाई और उदवाड़ा के एक स्टेशन पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिला और ये उसी कैमरे की तस्वीर है। इसमें शख्स लंगड़ाता हुआ चल रहा है। खास बात यह कि उसने ठीक वही सफेद स्वेटशर्ट पहन रखी थी जो मौका वारदात पर मिली थी और वही काला बैग उसकी पीठ पर था। सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि वो वहां से बांद्रा मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुआ। अब यहां तक तो कामयाबी पुलिस के हाथ लग चुकी थी, लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे उसे कैसे ढूंढा जाए? तो अब पुलिस ने मुंबई तक के रूट पर जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सब के सीसीटीवी को खंगालने का फैसला किया। इसी दौरान वो वापी स्टेशन पर नजर आया। अब वापी से मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक के हर स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरें बारीकी से पुलिस ने खंगाली और आखिरकार वही शख्स मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। अब एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली थे। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने गुजरात के अलग अलग तमाम जेलों में बंद या हाल में रिहा हुए कैदियों की तस्वीरों के रिकॉर्ड के साथ उसकी तस्वीरों की मिलान करना शुरू किया, लेकिन किसी अपराधी से उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई। अब गुजरात पुलिस ने गुजरात के बाहर अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद कैदियों के नेशनल डेटाबेस से उसकी तस्वीरों का मैच करना शुरू किया और ये कामयाबी यहाँ पे पुलिस को मिल जाती है इस कोशिश में। और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलने के बाद राजस्थान के जोधपुर जिले से इसी साल मई में जमानत पर रिहा हुए एक कैदी से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इस शख्स का हुलिया हूबहू मिल जाता है। तब पहली बार पता चलता है कि इसका नाम राहुल करमवीर जट है। हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला राहुल पर 10 मुकदमे दर्ज थे, मगर ये जानकारी मिलने के बावजूद
पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, क्योंकि रोहतक जिले के जिस घर में राहुल रहा करता था उसकी मां और भाई ने उसे बहुत पहले ही घर से बेदखल कर दिया था। अब पुलिस की जांच का सिरा फिर से मुंबई पर आकर अटक जाता है, क्योंकि आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था। फिर आखिरकार वारदात के ठीक 10 दिन के बाद 24 नवंबर को वलसाड के पुलिस चीफ को उनके एक मुखबिर का फोन आता है। ये मुखबिर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक हॉकर था, क्योंकि हर स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस और हॉकरों को राहुल की तस्वीर भेज चुकी थे। लिहाजा उसने उसी तरह लंगड़ा कर चलते हुए एक शख्स को बांद्रा भुज ट्रेन में सवार होते देखा। उसी ने पुलिस को खबर दी, पर तब तक ट्रेन चल चुकी थी। रेलवे पुलिस से गुजरात पुलिस ने फौरन संपर्क साधा। इधर इस बीच पुलिस की एक टीम वापी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट थी। जैसे ही ट्रेन वापी स्टेशन पर पहुंचती है, आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब राहुल गुजरात पुलिस के सामने आ चुका था, उनके हाथ लग चुका था। अब पुलिस को सिर्फ इसके बारे में और जानकारी निकालनी थी, इससे पता करना था कत्ल के बारे में। उसने कहानी सुनाना शुरू किया। अब तक गुजरात पुलिस को यही लग रहा था कि उसने राहुल की शक्ल में एक कातिल को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब इस शख्स ने अपनी जिंदगी और अपने जुर्म के काले कारनामों की कहानी सुनाई तो पता चला कि भैया ये कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है, जिसने कुल 5 कत्ल किए थे। 2 कत्ल उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब 14 नवंबर को कॉलेज छात्रा के कत्ल से पहले और 2 कत्ल कॉलेज छात्रा के कत्ल के बाद किए थे। इनमें से कॉलेज छात्रा के कत्ल के अलावा बाकी 4 कत्ल ट्रेन में किए, वो भी दिव्यांगों के लिए रिजर्व डिब्बे में। पर उसने ऐसा क्यों किया, क्या थी उसकी पूरी कहानी, तो इस बारे में अब बात करते हैं कि राहुल ने सबसे पहले 14 नवंबर को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब हुए कत्ल की कहानी पुलिस को बताई। जो कातिल है सीरियल किलर राहुल, उसके मुताबिक उस दिन शाम को वो रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे वो लड़की दिखाई दी। वो कॉलेज से घर लौट रही थी। लड़की को अकेले देख राहुल ने करीब 100 मीटर तक उसका पीछा किया। फिर जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंची, राहुल ने उसे दबोच लिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, गला घोंटकर उसे मार डाला। रेप और कत्ल के बाद राहुल को प्यास लगी तो वो अपने स्वेटशर्ट और बैकपैक मौके पर ही छोड़कर वापस स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर दुकान से उसने जूस और दूध का पैकेट लिया। फिर पीने के बाद दोबारा उस जगह पहुंचा जहां उसने रेप और कत्ल किया था। इसके बाद वो एक बार फिर से उस मुर्दा लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के इरादे से जा रहा था। इत्तेफाक से उसी वक्त लड़की को ढूंढते हुए उसके घर वाले मौके पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखते ही डर कर वो वहां से भाग निकला। इस तरह उसका स्वेटशर्ट और बैकपैक मौके पर ही वारदात वाली जगह पर ही छूट गया और इसी वजह से पुलिस उस तक पहुंच भी पाई, क्योंकि अगर वो वहाँ पे बैकपैक और वो सारी चीज़ें नहीं छोड़ के जाता तो इसके बारे में पुलिस को पता भी नहीं चलता। पुलिस के मुताबिक राहुल ने कुछ वक्त वलसाड में एक होटल में काम किया था, वहीं अपना बकाया सैलरी लेने वो शहर आया था। वलसाड में रेप और मर्डर के बाद राहुल पहले मुंबई पहुंचा और फिर वहां से हावड़ा चला गया। वलसाड केस के ठीक 5 दिन के बाद 19 नवंबर को उसने कटिहार से हावड़ा आने वाली डाउन कटिहार एक्सप्रेस के दिव्यांग के लिए रिजर्व कोच में फिर एक महिला का कत्ल किया। मरने वाली महिला का नाम सौमित्र चैटर्जी था। सौमित्र की लाश एक ऊपरी बर्थ पर कंबल से ढकी मिली थी। कत्ल तेज धार हथियार से किया गया था। राहुल ने सौमित्र का कत्ल करने के बाद उनके गहने और करीब 10,000 कैश लूट ली है। हावड़ा में कत्ल करने के 5 दिन के बाद राहुल वहां से कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फिर उसने एक महिला का कत्ल किया। इस बार भी कत्ल दिव्यांग के लिए रिजर्व डिब्बे में किया गया था। वहां से कत्ल के बाद राहुल फिर वापस मुंबई आता है, जहां से आखिरकार वो जो उसके बारे में जानकारी पुलिस को मिली और वो पकड़ा गया। इस पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक राहुल ने सीरियल किलिंग की शुरुआत 20 अक्टूबर को की थी। उसने आंध्र प्रदेश के गुट्टी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे में इसे एक महिला की लाश मिली थी। महिला की लाश पहले रेप हुआ था महिला की लाश के साथ और उसके बाद कत्ल किया गया था। यह महिला पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। इत्तेफाक से इस बार भी कत्ल और रेप दिव्यांग के लिए रिजर्व डिब्बे में ही हुआ था। इससे पहले कत्ल और रेप के ठीक 5 दिन बाद राहुल ने 25 अक्टूबर को अपना दूसरा शिकार और महिला को मनाया था। यह महिला बेंगलुरु से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में बैठी थी।
इस बार भी डब्बा दिव्यांगों के लिए रिजर्व्ड वाले ही था। पुलिस के सामने अब सवाल तो ये था कि राहुल ने 5 में से 4 कत्ल दिव्यांग वाले रेलवे डिब्बे में ही क्यों किए और उसे दिव्यांगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। इसके लिए पुलिस ने राहुल की खुद अपनी ज़िंदगी की कहानी जाननी चाहिए। दरअसल पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताया कि बचपन में राहुल को पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था। स्कूल में इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल के ही वक्त से राहुल का सपना था कि वो ट्रक चलाएगा। उसे ट्रक पसंद था, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से उसे ट्रक ड्राइवर बनने का जब मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में ट्रक चुराना शुरू कर दिया। इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने पर जेल गया। जेल जाना और जमानत पर बाहर आना उसकी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका था। वो अपराध करता, ट्रक चुराता, जेल जाता, जमानत मिलती, फिर बाहर आ जाता। पुलिस के मुताबिक बचपन में मजाक उड़ाए जाने और फिर जेल आने जाने की वजह से अब वो पक्का शातिर अपराधी बन चुका था। लेकिन ट्रक चोरी से दिव्यांग महिलाओं का रेप और कत्ल करने की उसकी असली वजह अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो ये 2 कातिल थे, 2 सीरियल किलर थे जिनके बारे में आपको बताया। इन दोनों सीरियल किलर के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके उस राय के ऊपर, उन सारी सवालों के ऊपर, उन सारी बातों के ऊपर अगली वीडियो में बात कर सकें। बाकी देश और दुनिया